नमस्ते। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव चलते रहते हैं। अमूमन राजनीतिक दल चुनाव को ही केंद्र में रख करके अपनी रणनीतियां बनाते हैं और अमूमन हर राजनीतिक दल यह भी दावा करता है कि वह देश और देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। लेकिन कभी-कभी वक्त ऐसे मोड़ पर भी आता है जब लोगों के हित में काम करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल अपने देश के ही नागरिकों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बहुसंख्यक नागरिकों के, उस देश के संविधान के खिलाफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम करते हैं। और ऐसे वक्त में जो विपक्ष है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह तो है ही कि वो अपने राजनीतिक दल के हित में सोचे, उन्हें सत्ता और कुर्सी तक ले आए, और अमूमन सब यही करते हैं अगर वो राजनीति में तो। लेकिन उस गुणागणित और तिकड़म से आगे बढ़ करके जब कोई राजनेता उस देश और समाज की नब्ज को पकड़ने का काम करने लगे, तो वो कई बार अपनी पार्टी की तमाम सीमाओं से आगे बढ़ जाता है। कल राहुल गांधी का नागपुर में एक भाषण हुआ और उस भाषण का मौका और दस्तूर यह था कि कांग्रेस पार्टी का 138 साल पूरा हुआ बतौर एक राजनीतिक दल और 139वें साल में वो प्रवेश कर गई। तो कल के दिन उन्होंने अपना एक स्थापना दिवस मनाया और उस स्थापना दिवस का जो सभा रखी, उसकी रैली जो रखी, वह आयोजन नागपुर में रखा गया। और नागपुर में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, आज के वीडियो में उस भाषण पर बात करेंगे, उसके राजनीतिक निहितार्थ पर बात करेंगे। जैसे कांग्रेस ने इस बार अपना स्थापना दिवस इस बार खासकर नागपुर में ही क्यों मनाया, नागपुर में अपने स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने क्या पैगाम देने की कोशिश की, और उसको समेटते हुए कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता, प्रमुख मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सबसे बड़ी नेता आज भी सोनिया गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस की सियासत के लिहाज से उनके एक नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस वाले इस आयोजन से एक शानदार भाषण दिया। इसका विश्लेषण आज करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में जरा इसकी पड़ताल कर लें कि यह जो अधिवेशन था, यह जो स्थापना दिवस समारोह था, ये नागपुर में क्यों रखा गया। आमतौर पर देश के लोगों के लिए नागपुर 3 वजहों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कि नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा ग्रहण की और देश के अपने लोगों को, अपनी विचारधारा में भरोसा और यकीन रखने वाले लोगों को एक नई दिशा दे। एक ऐतिहासिक दीक्षा भूमि आज भी आप अगर नागपुर जाएं तो अपनी पूरी शान और शौकत और बुलंदी से आपका इस्तकबाल करेगी। दूसरी वजह नागपुर के खासे प्रसिद्ध होने की, नागपुर के संतरों की वजह से, नारंगी। और तीसरी वजह जो हाल के दिनों में और जानी पहचानी जाने लगी है, वह है नागपुर आरएसएस का मुख्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि वह एक वैचारिक लड़ाई का पैगाम साफ तौर पर देना चाहती है। और मुझे लगता है कि जो भी इस देश की आत्मा को, इस देश की आत्मीयता को, इस देश के विचार को, आइडिया ऑफ इंडिया को समझता है, वो इस विचारधारा के संघर्ष को समझता है। हमारे जैसे लोग लगातार इस देश में कलम और किताब को हाथ में आने के बाद पढ़ लिख और समझकर
देश से एक अपील बार बार करते हैं कि आप अपने मुल्क को, अपने समाज को जानिए, पहचानिए। वो हजारों साल के संघर्षों से यहां तक का सफर तय किया है और वो विचारधारा का संघर्ष साफ तौर पर रहा है। राष्ट्र तो आज बना, आधुनिक संकल्पना है राष्ट्र की। उसके पहले तो वैसा कोई राष्ट्र नहीं था। राजा थे, राजा आपस में लड़ते थे और राजा राजा से लड़ते थे, राजा धर्म के लिए नहीं लड़ते थे। ऐसे वक्त में जो राष्ट्र की संकल्पना है, समाज की संकल्पना है, वो दो विचारधाराओं के संघर्ष से बनी हुई। एक विचारधारा वर्चस्व की है, जो चाहती है कि थोड़े से लोगों के पास सारी ताकत इकट्ठा रहे, थोड़े से लोग जैसे तय करें समाज वैसा चले, समाज की व्यवस्थाएं वैसी चले, संसाधन उसी तरह से वितरित हो और ये सारी चीजें थोड़े से लोगों के नियंत्रण में रहें। वही तय करें कि धर्म का रूप क्या होना चाहिए, वही तय करें कि समाज में कौन सी व्यवस्था चले। जाति व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था इस तरह से चले। उन्होंने तमाम स्मृतियां लिखी, उन्होंने तमाम तरह के ग्रंथ लिखे और उससे अपनी हेजमनी को बरकरार रखने के लिए। तो हजारों साल पहले जो लिखे गए और लगभग 19वीं और 20वीं सदी में आकर के भी उसी विचार के लोग एक पैरेलल चलते चले आए। और आज उसी विचार के लोगों का, उसको मानने वाले लोगों का सरकार में बोलबाला है, इसलिए वो अपनी विचारधारा को पूरे देश का विचार बनाकर थोप रहे हैं। ये देश के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। और इसके समानांतर और इससे शुरुआत से एक दूसरी विचारधारा थी और आज भी वो विचारधारा चली आ रही है, जो इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करती है। वो विचारधारा इंसान को इंसान से तोड़कर ये समझाती है कि देखो, जातियों में टूटो तो ऐसे ऐसे टूटना है, ये ऊपर रहेंगे, ये नीचे रहेंगे, ये इनको सारा अधिकार रहेगा, इनको कोई अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरी विचारधारा ये कहती है नहीं, मनुष्य मनुष्य बराबर है। वो बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा होते हुए फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, गांधी, इन सब के यहां आकर के जुड़ती है। और उसका सबसे मुकम्मल दस्तावेज है संविधान। वो जोड़ने का काम करता है, वो तोड़ने का खिलाफ है, वो प्रेम की बात करता है, वो हिंसा की बात नहीं करता। बुद्ध भी हिंसा की बात नहीं करते, वो सत्य और अहिंसा, प्रेम, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं बुद्ध। कबीर प्रेम की बात करते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात करते हैं। संत आंदोलन, संतों गुरुओं का आंदोलन है। रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु घासीदास कहते हैं मनखे मनखे एक समाना, मनुष्य मनुष्य एक समान होता है। फूले बार बार कहते हैं कि गुलामों को तोड़ो, गुलामी खत्म करो, सब बराबर रहो, इंसान रहो, शिक्षा लो, सम्मान का अधिकार है। और नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर का एक विचार है, जिसका शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण से की कि ये बाबा साहब की जमीन है। और राहुल गांधी ने इस बात को कोट करते हुए कहा कि वो जो संविधान और वह जो बाबा साहब के मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम फिर से इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। वो हजारों साल, इसीलिए राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहते हैं असल में ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है। तो ये जो दो विचारधारा, दो किस्म के आइडिया ऑफ इंडिया है, एक में धार्मिक ग्रंथों से शुरू होकर वो गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर तक आती है, जो धर्म के नाम पर बांटती है। वो कहती है कि इस देश में जो जो पितृ देश होगा वही उसी उसी को मानेंगे, बाकी सब तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, उनसे वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो देश समाज टूट जाएगा, ताकि थोड़े से लोगों का जात व्यवस्था में वर्चस्व कायम रहे, बाकी सब लोग निचली पायदान पर रहे। और फूले, अंबेडकर, पेरियारी विचारधारा, गांधी कुछ हद तक इससे सहमत होते हैं, क्योंकि शुरू में गांधी खुद वर्ण व्यवस्था को मानने वाले गांधी थे और डॉक्टर अंबेडकर से लंबा संवाद चलता है उनका। और गांधी एक वक्त पे, आखिरी वक्त में आकर कहते हैं मैंने डॉक्टर अंबेडकर से अपनी जाति वाली समझ को दुरुस्त किया है। और आखिरी दिनों में गांधी अंबेडकर का संवाद पत्र है, वो पढ़ना चाहिए देश के लोगों को। और गांधी उन शादियों में ही जाना चुनते हैं जिनमें अंतरजातीय विवाह हो, दहेज ना हो। ये नया भारत बन रहा था और इस तरह के भारत में संविधान उसकी बुनियाद है।
कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामने यह पैगाम देने की कोशिश की है और राहुल गांधी ने नागपुर में यहां खड़े होकर के आरएसएस के मुख्यालय वाले केंद्र में खड़े होकर के इस विचारधारा के संघर्ष का साफ तौर पर फिर से ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी इस जमीन पर आ रही है और ये इस देश के लिए कम से कम सुकून भरा है, क्योंकि ये जमीन एक जमाने में बहुत पहले से समाजवादी आंदोलनों की जमीन रही है, समाजवादी नेताओं की जमीन रही है। और खासकर उत्तर भारत में अगर देखें आप, तो चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे वो जगदेव बाबू हो, चाहे महामना राम सर वर्मा हो, लोहिया हो, और खासकर कांशी राम हो, मान्यवर कांशी राम ने उस वैचारिकी को जो सबका भारत बने, बराबर का भारत बने, कोई किसी का हिस्सा हक ना छीन ले, उसकी कोशिश की। दक्षिण भारत में वो कोशिश ऑलरेडी चलती है। आज भी वहां तमिलनाडु जैसा एक मॉडल है जो विकास का मॉडल है, केरल का एक मॉडल है। और दक्षिण भारत में आप पाएंगे आज की तारीख में बीजेपी वैसे भी हाशिए पर है। इसको जरा आपको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या है जब डंका बज रहा है, डंका का इनका जिल्ले इलाही का, तो वो डंका दक्षिण भारत में क्यों नहीं बज पा रहा है। एक ले दे के कर्नाटक था, वो भी चला गया। तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अब उस वैचारिकी को साफ तौर पर पहली बार कायदे से पकड़ा। मैं साफ कह रहा हूं, पहली बार, क्योंकि वही कांग्रेस एक जमाने में मंडल विरोध का केंद्र रही है। वही कांग्रेस, अगर कमलनाथ के बयान आप न भूले हो तो वो बार बार याद दिलाती है कि कैसे हम लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं, ताला वाला खुलवाने से लेकर के तमाम तरह की राजनीति। आज की कांग्रेस का, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का और राहुल गांधी का बयान जो नागपुर के अधिवेशन से दिया गया, वो साफ करता है कि यह लड़ाई अब एक वैचारिक लड़ाई बन चुकी है। और इस वैचारिक लड़ाई का पैगाम जो देना था वो नागपुर से, यानी आरएसएस के मुख्यालय से दिया गया। इसलिए अब साफ तौर पर एक इंडिया गठबंधन का एक खेमा है। आप गौर करेंगे उस गठबंधन में फिलहाल एक रूपता दिखाई देती है। कई मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन संविधान के पक्ष में खड़ा होने की बात करता है। वो इंडिया गठबंधन शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहता है, जाति जनगणना की बात करना चाहता है, यानी जिसको जिसका हक है वो मिले उसे। और यह वैचारिकी संविधान वाली वैचारिकी, और इसका पैगाम कांग्रेस पार्टी ने खासकर नागपुर से देना चुना है। और ये एक स्पष्ट वैचारिक लाइन है जहां से खड़े होकर उन्होंने एक वैचारिक संदेश का, बेशक मैं शुरू में ही, इसीलिए मैंने शुरुआती वाक्य में बोला कि कई बार कुछ चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि येन केन प्रकारेण हम सरकार बना लें, सीटें जीत जाएं, चुनाव जीत जाएं। लेकिन मुझे आज ये बात कहते हुए ये एक सुकून है कि कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राजनेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी एक नई लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं आऊंगा उसका विश्लेषण करते हुए कि कांग्रेस क्या वाकई उसी लकीर पर खड़ी है जिस पर ये दोनों नेता खड़े हैं। और सोनिया गांधी जी भी काफी हद तक इस बात को उन्होंने जमीन बनाई है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग दूसरी। नागपुर से संविधान विरोधियों के खिलाफ संविधान के लिए लड़ेगी लड़ाई, और वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने साफ किया ये पैगाम। और इसलिए भाजपा की सांप्रदायिक सियासत के सामने संविधान वाली सियासत की लड़ाई का आगाज किया है कांग्रेस पार्टी ने, संविधान वाली लड़ाई। और आपको याद होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने राज्य कर्नाटक से आते हैं वे, और कर्नाटक के अपने इलाके में उन्होंने एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनवाया है। वो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, और इसलिए उनके भीतर एक तेवर दिखाई देता है जो संविधान की चिंता करता है, और जिसका पुट आपको नागपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में देखने को मिला होगा। तो साफ तौर पर दूसरी एक ताकत है जो सांप्रदायिक ताकत है, वो धर्म पर, मंदिर पर ले जाएगी पूरे देश की राजनीति को, और चाहेगी कि 24 के चुनाव में सारे लोग केवल यह देखकर वोट दें कि मंदिर किसने बनवाया, बीजेपी ने। यह भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया या जो भी हो, महीने भर का इवेंट चलेगा। इसलिए नागपुर से यह पैगाम देने का साफ कोशिश हुई है कि भाजपा की ऐसी मजहब वाली सांप्रदायिक सियासत के सामने राहुल और खड़गे वाली संविधान वाली सियासत अब सामने खड़ी है। संविधान वाली सियासत
तो ये एक वैचारिकी है और मुझे यहां पर कहना पड़ रहा है और ये बहुत सही है और इसे इंडिया गठबंधन के तमाम दल मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अब उत्तर प्रदेश के दो बड़े दल और उसके बाद आप देख लीजिए, चाहे अपना दल कमेरावादी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उन्हीं दलों का वर्चस्व है। अगर ये सब मिल करके एक होकर के संविधान की बात सब करते हैं, जाति जनगणना की सब बात करते हैं, हक हुकूक हिस्सेदारी की बात करते हैं और इस सब मिला करके अगर ये बात कहें कि हम संविधान विरोधियों के साथ एकजुट होकर के सम एक एक बेहतर रणनीति के साथ उतर जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से कांग्रेस फिर कोई रोक पाएगा कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो। बिहार जाएंगे तो आप आरजेडी, जेडीयू, तमाम तरह के कयास चल रहे हैं कि ये टूट गया, वो टूट गया, ये बिखर रहा, वो बिखर रहा, लेकिन नीतीश कुमार को साधना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अब वो कैसे साधती है, राजनीतिक दल है, उन्हें बेहतर पता है। बंगाल तक चले जाएंगे, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक चले जाएंगे, महाराष्ट्र में शरद पवार से लेकर के तमाम कांग्रेस के वो नेता, ये सारे लोग एक वैचारिकी पर खड़े होना चाहते हैं। दक्षिण भारत में स्टालिन है, आप बेशक आप तमिलनाडु और स्टालिन की बातों को लेकर असहमत हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आप असहमत हो सकते हैं, दक्षिण में उसका प्रभाव भी नहीं। इसलिए यहां से एक नए तरह का संकेत, एक नए तरह की चीज नागपुर से देखने को मिली। नागपुर से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की, नागपुर से राहुल गांधी ने संविधान की बात की, नागपुर से राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं के, आरएसएस के कब्जा किए जाने की बात की। नागपुर से राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों को, मैंने ये बात पहुंचाई है और बहुत जल्दी मैं मिलने भी वाला हूं, क्योंकि ये बात कहना इस देश को जरूरी है कि देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस से बनाए जा रहे हैं, प्रोफेसर वहीं से नियुक्त हो रहे हैं और इस तरह से पूरे संस्थान अब एक विचारधारा के केंद्र बन जाएंगे। और ये बात राहुल गांधी ने नागपुर के भाषण से कही। संस्थाओं को कैसे तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये बात राहुल गांधी ने नागपुर के भाषण से कही और आरएसएस के हमले के लिए कही। राहुल गांधी ने राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच फर्क को देखा और कहा कि हम प्रजातंत्र को हासिल किए हैं संघर्षों के बाद, तो इस प्रजातंत्र को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। और यहां से एक वैचारिकी स्पष्ट दिखती है भाई, और उस वैचारिकी में अब असली इम्तिहान और ये आखिरी बात विश्लेषण की, क्या कांग्रेस पार्टी इस वैचारिकी को, इस तमाम तरह के नएपन को कांग्रेस भीतर से उसी शिद्दत से महसूस करती है जिस शिद्दत से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी महसूस करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐसा तबका नहीं है जो अभी उतना शिद्दत से संविधानवादी शायद नहीं हुआ है? उसके दिल में उस तरह के विचार केंद्र में है जिस विचार से लड़ने की बात आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर नागपुर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में साफ तौर पर कही। तो वो विचारधारा की लड़ाई है। और अगर छोटा छोटा आरएसएस अपने दिल में रख करके कांग्रेस के लॉबी काम करती रहेगी, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिश मध्य प्रदेश की तरह से मुंह की खाती रहेगी। ये एक इम्तिहान की घड़ी है। इसका एक लिटमस टेस्ट आप यूं करें कि जितनी शिद्दत से राहुल गांधी जाति जनगणना पर बोलते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की हिस्सेदारी, नौजवानों की हिस्सेदारी पर बोलते हैं, कांग्रेस का कोई और नेता उस शिद्दत से, मैं शिद्दत कह रहा हूं, जितनी शिद्दत से मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, वो तेवर, वो एक सीधी, भाई पार्टी की लाइन है तो प्रवक्ता तो मीठा मीठा बोलेगा, हाँ हम जाति जनगणना के समर्थन में, हाँ हाँ ये तो होना चाहिए, वो बात नहीं होती। वैचारिक लड़ाई में तेवर और वैचारिक ईमानदारी बहुत मायने रखती है। आपको लगता है कि नेता बोल रहा है जाति जनगणना इसलिए हम भी बोल देते हैं, आपने उसको अप्लाई कितना किया? क्या कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में वो डाइवर्सिटी दिखने लगी है जिसकी बात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं? आपके टिकट वितरण में, आपके आंतरिक संगठन में, आपके निर्णय लेने की भूमिका में क्या अब उन लोगों का दखल बढ़ा है जो संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं? आपकी यात्रा का नाम है न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये यात्रा राहुल गांधी के जिद और उनके जुनून से निकल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व से निकल रही है। लेकिन असली इम्तिहान कांग्रेस पार्टी का भी ये है
कि उसकी जो एक लीडरशिप बनी हुई है, जो पुरानी परंपरा में चली आ रही है, जो थोड़ा यह भी अच्छा, थोड़ा वह भी अच्छा मानती है, नहीं नहीं ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, हमारी जाति, एक जाति खास तरह के जाति का वर्चस्व न टूट जाए, हमारी अपनी धार्मिक चेतना कहीं प्रभावित न हो जाए, जैसे लगता है कि संविधान और उनकी अपनी चेतना में विरोधाभास है, तो फिर तो ये वैचारिक लड़ाई पहले कांग्रेस को अपने भीतर भी लड़नी पड़ेगी। वो ईमानदारी, वो तेवर, बहुत सारे कांग्रेस के नेता यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि जाति जनगणना ठीक है, बार बार इसको नहीं बोलना चाहिए। ये लड़ाई असल लड़ रही है। तो खड़गे वाली कांग्रेस, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, क्या वाकई सबकी कांग्रेस बन पाएगी? पहला इम्तिहान इस बात का है। और अगर कांग्रेस अपने आंतरिक इम्तिहान में जीत जाती है, पास हो जाती है, संगठन के भीतर रिफॉर्म में पास हो जाती है, उसके बाकी सारे नेता, चाहे वो भले ही अपर कास्ट के नेता हों, उसी ईमानदारी से लोगों के सामने अपनी बात रखना शुरू कर दें, जो ईमानदारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में है, तब कांग्रेस वाकई इस वैचारिक लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार माने। और तब कांग्रेस का दूसरा इम्तिहान यह है कि जो लोग पहले से, आपके बहुत पहले से इस तरह की वैचारिक लड़ाई को लड़ते आए हैं, जिन लोगों ने वो जमीन तैयार की है जिसमें आज आपको समझ में आया कि हां, सामाजिक न्याय भी, मंडल का विरोध करना गलत बात थी, जाति जनगणना 2011 में ठीक से नहीं करवा पाना हमारा चूक थी, महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा न ला पाना हमारी चूक थी, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा को पूरी तरह से मजबूत न कर पाना हमारी चूक थी, संविधान को और शिद्दत से मजबूत करना पाना, अब इन चूक को ठीक करने का वाकई समय आ गया है कि अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बदलते हुए और वैचारिक लाइन को स्पष्ट करते हुए लड़ने को तैयार है, तो बाकी कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है वो इम्तिहान अपना पास करे और अपने सारे उन वैचारिक दलों को, जो इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, जो आपके साथी हैं, वैचारिक साथी हैं, और आपसे बहुत पहले से, आपसे बहुत शिद्दत से, भले ही वो अपने क्षेत्रीय दल के रूप में काम कर रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम दल हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों या महाराष्ट्र में बैठे हों, उन सब में से एक को भी छिटकने न दें, क्योंकि आप भी वही विचार की और वही भारत बनाना चाहते हैं जैसा वो भी बनाना चाहते हैं। और अगर इन दोनों इम्तिहान को कांग्रेस पार्टी ने पास कर लिया, तब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनावों से आगे बढ़कर एक ऐसी राजनीति होगी जो आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में खड़ी होगी। और अगर ये दोनों इम्तिहान कांग्रेस पार्टी चूक जाती है, तो मुझे लगता है कि जो पैगाम नागपुर से देना चाह रहे हैं राहुल गांधी, वो अधूरा रहेगा। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।